लेकिन अब इसको हो सकता है जो नीतीश जी बोल रहे हो सच्चा बोल रहे हो और हृदय से बोल रहे हो, लेकिन पहले भी उन्होंने कई बार इस भाषा का प्रयोग किया है और यही कारण है कि सच भी बोलते हैं तो उसको लोग सीरियसली अब नहीं लेते हैं। और एक विस्पर हो रहा है, धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है कि हरबंश जी हैं जो राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं, वो शायद बीजेपी के बीच में और नीतीश जी के बीच में कुछ निगोशिएशन कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। तो किस पर विश्वास किया जाए, यही तो समझ में नहीं आती है कि बिहार कहाँ जा रहा है, कहाँ पर जाके रुकेगा। बिल्कुल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है कि क्या बिहार की राजनीति में होली के बाद कोई बड़ा खेल होना है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था और आरजेडी के बड़े नेता हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। उन्होंने कहा आपने बिहार की सेवा बहुत कर ली, देश की सेवा करिए। आरजेडी के कई नेता यह बयान दे चुके हैं। एक विधायक ये कह चुके हैं कि होली के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या यह सब कुछ वाकई होली के बाद होने जा रहा है? 2023 तेजस्वी की ताजपोशी का साल है और नीतीश कुमार से जुड़े कई दूसरे महत्वपूर्ण सवाल भी हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे रामजतन सिन्हा सर से। नीतीश कुमार के सियासत के साथी भी रहे हैं और सियासी दुश्मन भी रहे हैं, दोस्त और दुश्मन दोनों रहे हैं। सर, सबसे पहले ये सवाल है कि कल एक बात कही नीतीश कुमार के जन्मदिन पर अवध बिहारी चौधरी ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आप देश की सेवा करिए। आरजेडी वाकई दिल्ली भेजना चाहती है नीतीश कुमार को ताकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए। थोड़ी ज्यादा हड़बड़ी में है। हड़बड़ी में है कि नहीं है, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है न तो राजनेताओं को पता है, न यहाँ की जनता समझ पा रही है, न प्रशासन के लोग और न पत्रकार जो इतना खोजी दस्ता माना जाता है उसको समझ में आ रही है। एक ही बात जो समझ में आ रही है लोगों को कि जाति के गिरफ्त से बिहार के लोग और बिहार की राजनीति बाहर नहीं निकल पा रही है। आप इसको इस तरह से देखेंगे कि 1977 में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला तो जातिवाद करीब करीब लुप्त हो गया था और उसके बाद 1990 में जब लालू जी आए फिर जाति पूरी तरह बिहार को जकड़ लिया जातिवाद। जब नीतीश जी आए तो नीतीश जी के आने के बाद चाहे वो छात्र हों, चाहे टीचर हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सरकारी नौकरी में लोग हों, व्यवसायी हों, प्रेस के लोग हों, सब लोगों ने एक राहत भरी सांस ली और नीतीश जी को बेपनाह समर्थन और प्यार मिला। लेकिन उसको 5 साल भी संजो कर नहीं रख पाए और बिहार को इस तरह से जातिवाद के शिकंजे में जकड़ दिया जहां से छटपटाहट के साथ भी वो निकलने के लिए आतुर हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो जाति से अलग तो कोई राजनीति रह नहीं है ये बिहार में। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 साल लगातार नीतीश जी यहाँ राज किए और विकास के बहुत बड़े, अब इसको एक साथ कलेक्ट करिएगा तो कई वॉल्यूम, मोटा मोटा वॉल्यूम में बातें आएंगी, लेकिन अभी भी हर समस्या के जड़ में वो जातिवाद को देखते हैं। अभी जातीय जनगणना की बात चल रही है तो ये जातीय जनगणना कौन करेंगे? यहाँ के सब लोग तो जातिवाद में फंसे हुए हैं। उनकी जाति की संख्या 1 होगी, वो लिखेंगे 100। आपकी जाति की संख्या होगी 1000, वो लिखेंगे 10। तो कैसी जातीय गणना हो रही है? और 17 साल के बाद भी विकास का कोटा निर्धारण करने के लिए जातीय गणना ही की आवश्यकता पड़ रही है। इसके सबसे बड़े उद्घोषक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि यह आरक्षण 10 साल के लिए ही है। आज आज़ादी के इतने अमृत महोत्सव में हम पहुंच गए हैं और जातिवाद को छोड़कर कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कि अवध बिहारी चौधरी जी ने कहा
उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत बात कहा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि साहब हम किसी भी की, उन्होंने लगातार लालू जी के पुत्र जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन पर उन्होंने प्रहार किया, लेकिन जदयू ने उन पर न तो कोई कार्रवाई की, न निलंबित किया, न निकाला और न उन पर शोकौच किया जब तक कि वो छोड़कर चले गए। वही काम जब सुधाकर सिंह करते हैं तो जदयू के लोग बिल्कुल तिलमिला उठते हैं। उन पर तो इस्तीफा भी कराया गया मंत्री पद से, शोकौच भी हुआ, कमेटी भी बनी। तो यह बात समझ में नहीं आती है। अब अवध बिहारी चौधरी जी बोल रहे हैं, उन पर तो शोकौच नहीं हो रहा है। तो ये कुछ समझ से परे की बात है कि सारी चीजें दोनों दलों के नेताओं के जानकारी में हो रही है या अनजाने में हो रही है। एक इम्प्रेशन तो बना ही था जब दोनों साथ आए थे कि एक केंद्र में राजनीति करेंगे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, जिसका सदा खंडन करते रहे नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने पहल तो सब जगह से किया। तो ये स्थिति बड़ा ही चिंतनीय है बिहार के लिए। 17 साल के बाद भी खुद कहते हैं कि बिहार अति पिछड़ा प्रदेश है और इसको विशेष राज्य का पैकेज मिलना चाहिए। दूसरी ओर कहता है कि बिहार में जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है, कहते हैं कि इसी का नकल पूरा भारत ने किया। तो मिला जुला करके समझ से परे की बात है। लेकिन एक बात तो, हम गांव में गए थे 2 दिन पहले, अपने गांव में गए थे, तो गांव में लोग जानते हैं, गांव में लोग कहते हैं कि साहब उपेंद्र कुशवाहा जी के दिमाग में था कि मार्च अप्रैल में समझौते के तहत मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव जी और तब वो जदयू कोटे से उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो इसी आशा में थे, अब हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम राजद के साथ क्यों रहेंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे। तो भाजपा बहुत सधे तरीके से अपनी गोटी खेल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को जितना भी फायदा हो घाटा हो, लेकिन इनके पाया को कमजोर तो कर ही दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। 100% नहीं भी तो आधे से अधिक वोट तो भाजपा की ओर कुशवाहा समाज को की तरफ जाने के लिए आतुर है। लेकिन जिस तरह से बार बार तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात होती है, आरजेडी के नेता भी कई बार बयान दे चुके हैं, उस पर आपने ठीक कहा। एक जो सवाल बार बार आ रहा है कि क्या लालू यादव पुराने फॉर्मूले की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी के कोटे से शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हम पूरा करकट जो है वो रामचरितमानस से साफ करेंगे। ये मंडल कमंडल की चर्चा होने लगी है। बिल्कुल हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने उस पर नाराजगी जताई, उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन और कई तरह की ऐसी बातें हैं कि हमने कंट्राडिक्शन बताया कि सुधाकर सिंह पर शोकौच हो गया, उसी दल के चंद्रशेखर जी पर नहीं हुआ, जदयू के उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं हुआ। आप पूरे परिवेश में देखेंगे, अभी एक मामला आया था शोभा होतकर के बीच में और जो उनके विकास वैभव में, तो विकास वैभव ने जब उनको अब कई बार अपमानित होना हुआ तो चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, सबको पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आदमी ट्वीट ही ना करेगा, तो उस पर का तो कार्रवाई हो गई। लेकिन के पाठक जी ने सारे जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं उनको गाली गलौज किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सरकार लगता है कि स्वयं, और मुख्यमंत्री जी का तो हम क्या कहें, हमारा उनके प्रति अच्छा ही भाव रहा है। लेकिन एक आदमी जो बिहार में कम से कम मिला था, लगता था लोगों को अंधेरे में थोड़ा एक लालटेन और दिए की लौ दिखाई पड़ती थी, वह भी बूझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनकी भाषा में, उनके भाषण में जो ओज होता था, जो लोच होता था, उसका आज सर्वथा अभाव है। हर बात में बोलते हैं आप लोग तो जानबे करते हैं, जानबे करते तो है नहीं, भाषा है आप लोग जानते हैं, आप लोग तो समझते ही है, आप लोग जानते ही हैं, अरे हम लोग तो करते ही रहते हैं। तो उनका जो भाषा में जो एक आत्मविश्वास की झलक दिखती थी, उसका सर्वथा अभाव है, सर्वथा अभाव। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता कह चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। क्या ये मान लिया जाए नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी अब कभी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं मर जाएंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, और बीजेपी कह रही है नो एंट्री का बोर्ड है। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है।
हम तो एनडीए और यूपीए दोनों के आंतरिक राजनीति से बाहर है, परिधि से बाहर है। राजनीति से तो जीवन के अंतिम क्षण तक संन्यास लेने की बात कभी मन में आती नहीं है। इन पार्टी की राजनीति से अलग है। लेकिन अब इसको हो सकता है जो नीतीश जी बोल रहे हो सच्चा बोल रहे हो और हृदय से बोल रहे हो। इन पहले भी उन्होंने कई बार इस भाषा का प्रयोग किया है और यही कारण है कि सच भी बोलते हैं तो उसको लोग सीरियसली अब नहीं लेते हैं। और एक विस्पर हो रहा है, धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है कि हरबंश जी हैं जो राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं, वो शायद बीजेपी के बीच में और नीतीश जी के बीच में कुछ निगोशिएशन कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। तो किस पर विश्वास किया जाए, यही तो समझ में नहीं आती है कि बिहार कहाँ जा रहा है, कहाँ पर जाके रुकेगा। बिल्कुल अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। चलिए, हमारे साथ कभी कांग्रेस के बेहद बड़े नेता रहे, बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे रहे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा सर थे। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।